All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर जिसका नाम है द ज्योग्राफिकल सेटिंग। इसमें हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री को हम लोग तब तक समझ नहीं सकते जब तक कि हम लोगों को उस रीजन का ज्योग्राफी ना पता हो। हम लोगों को पता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 देश हैं, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। इन सब में सबसे बड़ा देश हमारा देश इंडिया है, जो कि एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है। इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली। इंडिया के कुछ स्टेट्स बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से भी बड़े हैं एरिया वाइज। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंडिया का क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी, कौन से रिवर्स हैं, क्या माउंटेन्स हैं, इन सब चीज़ों को, और क्या क्लाइमेट है यहाँ का। इसके अलावा जो पॉलिटिकल एंड कल्चरल बाउंड्रीज़ हैं इंडिया में डिफाइंड बाय रिवर्स, उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी इंडिया के मटेरियल रिसोर्सेज हैं, जो भी मेटल डिपॉजिट्स हैं जैसे आयरन डिपॉजिट्स, उन सबको भी पढ़ेंगे। ये है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या ये जो है वर्ल्ड के ट्रॉपिकल जोन में आता है। क्लाइमेटिक जोन जो ट्रॉपिकल है, यहाँ सालों भर गर्म और वेट है ना क्लाइमेट रहता है। वेट कहने का मतलब ह्यूमिड, नमी ज़्यादा रहती है। इंडिया में मॉनसून का जो आना जाना है उससे यहाँ के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा, मतलब इसका यहाँ का क्लाइमेट अफेक्टेड होता है। जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो इंडिया में इंटर करता है जून में, इस साइड से इंटर करता है, कुछ इस साइड से इंटर करते हैं, कुछ अरेबियन सी से, कुछ बे ऑफ बंगाल से। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो जून में इंटर करता है और अक्टूबर तक रहता है। इंडिया के मेजर पार्ट में यही मानसून अपने साथ रेन लाता है, रेनफॉल कराता है, और इसी वजह से इन रीजन्स में जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो उगाए जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स होते हैं, इसलिए वो मानसून के सीज़न में ही लगाए जाते हैं। विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आता है, जिसकी वजह से जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया में वहाँ पे बारिश होती है और बहुत सारे अनाज मतलब उगाए जाते हैं, जैसे कि वीट हो गया, बार्ली हो गया। तो ये वीट जो है यहाँ का, वीट और जो बार्ली है नॉर्दर्न इंडिया का चीफ क्रॉप है एक तरह से। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो एक तरह से विंड स्टॉर्म है, जो अपने साथ बारिश लाता है, नॉर्दर्न इंडिया में बारिश करवाता है ड्यूरिंग विंटर। अक्टूबर के मिड में और दिसंबर के मिड के बीच, मतलब मिड अक्टूबर और मिड दिसंबर के बीच में जो मानसून है वो अब रिट्रीट करता है, इसलिए इसको रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। ये फिर इस रीजन में, मोस्टली तमिलनाडु के रीजन में, इसकी वजह से बारिश होती है और क्रॉप्स इस मानसून पे डिपेंड करता है। नॉर्थ ईस्ट ना, जब मानसून के विंड का जो डायरेक्शन है उसके बारे में जब लोगों को पता चला, एंशिएंट लोगों को, तो इससे ट्रेड में बहुत फ़ायदा हुआ। जो मेडिटेरेनियन रीजन से जो ट्रेडर्स आते थे, और जो वेस्टर्न है ना जो वेस्टर्न एशिया है वहाँ से ट्रेडर्स आते थे, और ये आते थे साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून इधर से इंटर करता है, हमें पता है इधर से इंटर करता है। तो इसी डायरेक्शन को पता किया और ट्रेडर्स ने फिर साउथ वेस्ट मानसून के साथ इधर से मेडिटेरेनियन रूट के जो ट्रेडर्स थे और जो वेस्टर्न एशिया के ट्रेडर्स थे वो साउथ वेस्ट मानसून के हेल्प से इंडिया आते थे, या फिर इधर हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ है वहाँ जाते थे। तो साउथ वेस्ट मानसून के साथ आते थे और नॉर्थ ईस्ट मानसून के साथ वो चले जाते थे वापस। तो इससे क्या हुआ ना कि जब डायरेक्शन का खोज हुआ मानसून के, तो इंडिया का ट्रेड और कांटेक्ट बढ़ गया। किन किन देशों से? जो वेस्टर्न एशिया है वहाँ से, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ या रीजन है उनसे, और जो साउथ ईस्ट एशिया है जिसमें कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड ये सब आता है, वो सारे कंट्रीज से इंडिया का ट्रेड बढ़ गया। इंडिया के नॉर्थ में जो हिमालयन माउंटेन्स के जो रेंज हैं, ये 2 चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है। एक जो ये साइबेरिया का रीजन है ना रूस में, यहाँ से बहुत ही ठंडी आर्कटिक विंड्स चला करती हैं, जिससे कि
बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है क्लाइमेट, तो इन विंड्स को रोकता है ये हमारा हिमालयन रेंज जो है माउंटेंस का। इसके अलावा जो भी इधर से इन्वेडर्स हैं उनको भी रोकता है, वो इन्वेड नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेंस हैं, जो टेरेन है यहाँ का बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत एल्टीट्यूड का है, तो इस एल्टीट्यूड से कोई भी इन्वेजन पॉसिबल नहीं होता, तो ये हमें इन दोनों चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। अब चूँकि आर्कटिक विंड्स आते नहीं, तो जो इधर का जो रीजन है हिमालय के नीचे का, जो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इन सब में जो क्लाइमेट होता है वो थ्रू आउट द ईयर वार्म ही रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि लोग ज़्यादातर प्लेन एरिया में ज़्यादा टाइम रहते हैं, ज़्यादा खेती करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कल्चर जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाता है। अब चूंकि इन्वेजन भी नहीं है तो कल्चर को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, तो कल्चर डेवलप हो पाता है। तो इस तरह से ज्योग्राफी ज़रूरी होता है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। हमारे हिमालय का जो वेस्टर्न पार्ट है, या ये कहते हैं हमारे ये जो हिंदू कुश रीजन है, इसी से कंटिन्यूअस है यहाँ पे सुलेमान रेंज है, सुलेमान हिल्स का रेंज है, ठीक है। ठीक उधर ही बलूचिस्तान की तरफ फिर आता है किरथार, तो ये सुलेमान है और ये किरथार है। तो ये दो माउंटेनस रीजन है, रेंजेस हैं हिल्स के, जहाँ से इधर से तो पूरा का पूरा ट्रैफिक बंद होता है, इधर से तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हाई एल्टीट्यूड के माउंटेन्स हैं। लेकिन इधर जो किरथार और सुलेमान रेंजेस हैं, इन सब में 3 टोटल फेमस पासेस हैं जहाँ से जो लोगों का आना जाना, ट्रेडर्स का आना जाना या फिर इन्वेजन जो भी है वो सब होता था। पास मतलब होता है जो माउंटेनस रीजन है, जो हिल्स हैं, हिल्स के बीच में एक समतल सा, एक फ्लैट सा, पतला सा रास्ता, उसे कहते हैं पास। तो सुलेमान रेंज को क्रॉस करने का 2 पास है। एक है खैबर पास जो यहाँ पे है, और एक है गोमल पास जो यहाँ पे है। वैसे ही किरथार हिल्स को पार करने के लिए एक पास है जिसको कहते हैं बोलान पास, जो कि यहाँ पे है। इस रीजन में बोलान पास, यहाँ पे गोमल पास, यहाँ पे खैबर पास, ये 3 पास है जिससे सुलेमान हिल्स और जो किरथार हिल्स हैं इन सबको क्रॉस किया जा सकता है, और क्रॉस किया जाता था पहले। इन्हीं 3 पासेस से इन्वेडर्स आए या फिर जो ट्रेडर्स आए या इमिग्रेंट्स आए, तो एक तरह से, या फिर इंडिया से गए ट्रेडर्स, तो यही 3 पासेस से ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन बना रहा है इंडिया का। ठीक वैसे ही जो हिमालय का वेस्टर्न एक्सटेंशन है जिसको हम लोग हिंदू कुश कहते हैं, तो हिंदू कुश भी ज़्यादा हम लोगों को, मतलब हमारे रीजन्स को सेपरेट नहीं किया सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया में 5 देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान और ये उज़्बेकिस्तान। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रिवर है जिसका नाम है ऑक्सस, और ठीक वैसे ही ऑक्सस इधर है और यहाँ से जाती है इंदस। तो इन दोनों के बीच में जो रीजन बनता है वो कहलाता है इंदस ऑक्सस सिस्टम। तो यहाँ से भी जो सेंट्रल एशियन पीपल है उनका भी आना जाना लगा रहा है, चूँकि हिंदू कुश के जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के नहीं हैं। हिमालयन रेंजेस में 2 वैली है, एक कश्मीर और एक नेपाल वैली। ये दोनों वैली चूँकि हर तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है, तो इन लोगों का अपना कल्चर डेवलप हुआ, मतलब इनका जो भी कल्चर था वो अपने ही स्टाइल में डेवलप हुआ। यहाँ के लोगों का लाइफ, जो भी रीति रिवाज है, सारा का सारा अपना ही डेवलप हुआ। तो ये संस्कृत कल्चर का, ये दोनों संस्कृत कल्चर का एक बहुत ही बढ़िया कल्टीवेशन साइट हो गया। कश्मीर में, चूँकि कश्मीर में बहुत सारे पासेस से लोग आ जा सकते थे, तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग गए और बुद्धिज़्म को फैलाया, ट्रांसमिट किया बुद्धिज़्म को। तो बुद्धिज़्म का ट्रांसमिशन कश्मीर वैली से हुआ, और कश्मीर वैली और नेपाल वैली, इन दोनों में जो संस्कृत का है कल्टीवेशन वो बढ़िया से हुआ। और जितने भी हम लोगों को जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं संस्कृत के, उनमें से बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा नंबर जो है वो इन्हीं दोनों वैली से हम लोगों को मिला है संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स का। हिमालय के जो फुट हिल्स हैं, जो नीचे के एरिया हैं, वहाँ के जो जंगल थे वो बहुत आसानी से साफ़ हो सकते थे, जबकि जो प्लेन्स हैं, प्लेन्स में एलिवियल सॉइल है, और एलिवियल सॉइल में बहुत घने घने जंगल हो जाया करते हैं। तो उन जंगलों की कटाई छटाई पुराने लोगों से, मतलब पुराने इक्विपमेंट से नहीं हो सकती थी। तो इसलिए जो अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स हैं वो हिमालय के फुट हिल्स में ही पाए जाते हैं, जो कि अराउंड 6th सेंचुरी BC में हुआ था। और वहीं से उन लोगों ने तराई रूट पकड़ा, वहीं से ट्रेड और जो भी कॉमर्स उन लोग का चलता था वहीं से होता था, तराई रूट से।
उसके बाद जो है सिविलाइजेशंस जो हैं, जो ज़्यादा ही डेवलप्ड सिविलाइजेशंस हैं, वो रिवर्स के बैंक पे स्टार्ट हो गया उन लोगों का इस्टेब्लिशमेंट। तो जैसे कि इंडस सिस्टम है, जो कि इंडस रिवर के चारों तरफ होता है, सराउंडिंग में होता है, वहाँ का रेनफॉल होता है 25 से 27 सेंटीमीटर। और जो वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स, मतलब गंगा का जो वेस्टर्न पार्ट है, उसके सराउंडिंग में जो प्लेन्स है, वहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो 37 से 60 सेंटीमीटर होता है। तो इन दोनों सिस्टम में, इन दोनों रीजन्स में ज़्यादातर जो है, चूँकि कम बारिश है, तो वीट और बार्ली मुख्यतः रूप से पैदावार होता है वहाँ पे उन दोनों का। और वहाँ पे जो भी वेजिटेशंस हैं, छोटे मोटे जंगल झाड़ हैं, वो ना पत्थर और कॉपर के टूल से आसानी से ख़त्म किए जा सकते हैं और अच्छे से वहाँ पे खेती हो सकती है। तो आप याद रखिए, इंडस जो सिस्टम है, वहीं पे हड़प्पन कल्चर ओरिजिनेट हुआ और वहीं पे फला फूला। और ठीक वैसे ही जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स है, वहाँ पे वैदिक कल्चर जो है वहाँ पे आके फ्लरिश किया था। वैदिक कल्चर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ किया था? नॉर्थ वेस्टर्न जो फ्रंटियर प्रोविंस है और जो पंजाब है, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वहाँ पे। और मतलब जो पंजाब का रीजन है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों पंजाब की बात करेंगे, वो रीजन में वैदिक कल्चर ओरिजिनेट हुआ था। और फ्लरिश कहाँ पे आके किया था? वेस्टर्न गंगेटिक बेसिन में। मिडिल गंगेटिक प्लेन्स में जो है बारिश वो 60 से 125 सेंटीमीटर होती है। और जो लोअर गंगेटिक प्लेन्स है और ब्रह्मपुत्र वैली है, इन दोनों में जो रेनफॉल है वो 125 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। और चूंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली जो वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स हैं, जैसे कि राइस, यहाँ पे मेनली उगाया जाएगा। और यहाँ पे जंगल भी घने होंगे। अब जंगल जब घने होंगे तो उन सबको ज़्यादा मजबूत टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी साफ़ करने के लिए, दैट मीन्स कि आयरन। तो आयरन टूल्स की सिर्फ यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे होने वाले वेजिटेशन को साफ़ करके खेती करने के लिए। तो ठीक, अब चूंकि मिडिल गंगेटिक बेसिन जो है रेनफॉल ज़्यादा है, तो जो पोस्ट वैदिक कल्चर है वो यहीं पे फ्लरिश किया था। ठीक वैसे ही गुप्ता एम्पायर जो है वो फ्लरिश किया था लोअर गंगेटिक वैली में और नॉर्थ बंगाल वैली में। चूंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा है, तो जो कल्चर है जो ब्रह्मपुत्र वैली का, वो कहाँ पे, चूँकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा लेट सिविलाइजेशंस फ्लरिश करेगा या ओरिजिनेट करेगा। जैसे कि हम लोगों को वहाँ पे जो भी मटेरियल रिमेंस मिला है वो ऑलमोस्ट कि अर्ली मेडिवल टाइम्स का है। तो दैट मीन्स कि ब्रह्मपुत्र वैली में जो भी कल्चर था वो मेडिवल टाइम्स तक, मतलब एंशिएंट टाइम्स में डेवलप नहीं हुआ था। तो जनरली हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी हमारा सेटलमेंट्स है वो कहाँ से कहाँ की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। हमारे इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, याद रखिए, इंडस में हड़प्पा और वहाँ से होते हुए ब्रह्मपुत्र तक मिडिवल टाइम्स में फैला है। तो मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ कल्चर और जो सेटलमेंट है ह्यूमन का वो फैल रहा है। और इन्हीं सब जो रीजन्स हैं, जो वैलीज़ हैं, जो प्लेन्स हैं, इन्हीं सब मतलब प्लेन्स एरिया के लिए जितनी भी जो लड़ाई हुई है वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, इन्हीं सब रीजन्स पे पावर रखने के लिए हुई है। ख़ासकर जो गंगा यमुना दोआब है, चूँकि वो बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल रीजन है, यहाँ पे ज़्यादा खेती हो सकती है, तो ज़्यादा वहाँ से टैक्सेस आ सकते हैं, अनाज हो सकता है एक बड़े आर्मी के लिए। तो इन्हीं सब रीजन के लिए ज़्यादा फाइट्स हुई हैं। जो रिवर्स हैं वो एक तरह से आर्टरीज़ का काम करते हैं। एक तरह से हम, जैसे हमारे बॉडी में आर्टरीज़ ब्लड पहुंचाता है और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और फूड पहुंचाता है, फूड कंपोनेंट पहुंचाता है, ठीक वैसे रिवर्स जो है वो किसी भी सिविलाइजेशन के लिए एक आर्टरीज़ का काम करती हैं। वहीं से, उसी की वजह से कॉमर्स और कम्युनिकेशंस डेवलप होता है, अलग अलग जगह ट्रेड्स होते हैं, वेल्थ बढ़ता है। उसी रूट से मिलिट्री और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट हो सकता है एक बड़े लेवल पे, फिर उसी से इरिगेशन हो सकता है, कैनाल्स निकाल के। तो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कई बार यही रिवर्स जो है बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाती हैं तो फ्लड लाती हैं। और फ्लड कई बार इतना भयंकर भी आता है कि जितने भी, मतलब पूरा का पूरा कल्चर तबाह हो जाता है। बहुत सारी ऐसी मतलब फ्लड्स आई हैं जिनसे बहुत सारे एंशिएंट बिल्डिंग्स ख़त्म हो चुके हैं, मतलब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, इतना कि हम उसको रिस्टोर भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स थे वो रिवर्स के बैंक्स पे ही इस्टेब्लिश हुए, जैसे कि हस्तिनापुर हो गया, प्रयाग हो गया, वाराणसी हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। तो ये सारे कहाँ थे? रिवर्स के बैंक्स पे ही इस्टेब्लिश हुए और फ्लरिश किए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इन रिवर्स की वजह से जो भी पॉलिटिकल एंड कल्चरल बाउंड्रीज बनती हैं हमारे इंडिया में, उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे महानदी है और यहाँ पे गोदावरी नदी है।
इन दोनों के बीच में जो है, जो उड़ीसा का जो कोस्टल बेल्ट है, ये रीजन कहलाता है कलिंगा। तो कलिंगा के नॉर्थ में क्या है, कलिंगा के नॉर्थ में है महानदी, और कलिंगा के साउथ में है ये वह महानदी, और कलिंगा के साउथ में गोदावरी नदी। तो इस तरह से रिवर्स ही जो है बाउंड्रीज को, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये सब कल्चरल बाउंड्रीज और पॉलिटिकल बाउंड्रीज एक्स्टैब्लिश करती हैं अगर हम लोग फिजिकली देखें तो। ये हुआ गोदावरी नदी और ये है कृष्णा नदी। ये जो है ये कृष्णा नदी है और ये गोदावरी नदी है। इन दोनों के बीच में जो आंध्र प्रदेश का एक बड़ा सा रीजन पाया जाता है, यहीं पे जो है बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप हुए सतवाहनाज के टाइम पे। जो सतवाहनाज रूल कर रहे थे उनके टाइम पे यहीं पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स, जो ट्रेडिंग पोर्ट्स होते हैं, वो इस्टेब्लिश हुए थे। तो नॉर्थ में आंध्र प्रदेश का जो ये मेन रीजन है, इसके नॉर्थ में जो है वो है गोदावरी, और जो साउथ है उसमें है कृष्णा रिवर। ये रहा कृष्णा रिवर, और यहाँ पे है कावेरी नदी, कावेरी, और ये रहा कृष्णा। तो नॉर्थ में कृष्णा रिवर और साउथ में कावेरी नदी, इसके बीच में है तमिलनाडु का रीजन। अब कावेरी जो नदी है ये इसका बहुत बड़ा वैली बनता है, इसका जो कावेरी वैली है एक बहुत बड़े रीजन में है। ये है कावेरी नदी, और कावेरी नदी जो है एक वैली बनाता है। कावेरी वैली जो है वो नॉर्थ में जो देन पेन्नाई रिवर कहलाता है, जो कि पहले साउथ पेन्नार रिवर कहलाता था, तो अभी कहलाता है देन पेन्नाई रिवर। और साउथ में जो है, नॉर्थ में देन पेन्नाई रिवर और साउथ में जो है वैगई रिवर। इन दोनों के बीच में कावेरी वैली इस्टेब्लिश मतलब पाया जाता है। और कावेरी वैली और जो कृष्णा है रिवर है, इन दोनों के बीच में तमिलनाडु का रीजन पाया जाता है। इन्हीं रीजन में चोलाज का रूल इस्टेब्लिश था, जो अर्ली या कह दें कि क्रिश्चियन एरा के बिगिनिंग से जस्ट पहले, या कह दें कि लेट एकदम जो आखिरी बिफोर क्रिस्ट एरा है, उसमें चोलाज का रूल इस रीजन में था। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, पल्लवाज का जो रूल था वो नॉर्थ तमिलनाडु, कहने का मतलब जो कृष्णा रिवर है और देन पेन्नाई रिवर है, इन दोनों के बीच में था। 4th to 6th सेंचुरी AD की बात कर रहे हैं, उसमें पल्लवाज का रूल था। और जो साउथ तमिलनाडु है, जो कि देन पेन्नाई रिवर से लेकर के वैगई रिवर, इन दोनों के बीच में कावेरी वैली जो है, इसमें चोलाज का रूल था। कह दें कि क्रिश्चियन एरा के बिगिनिंग से जस्ट पहले तक। ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया। और जो यहाँ पे हैं हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो हैं। अब ईस्टर्न घाट्स के साइड में जो कोस्ट बनता है ये कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट। तो ये पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन है ये कोरोमंडल कोस्ट का है। अब इसी कोरोमंडल कोस्ट पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ थे, जैसे अरिकामेडु, महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम। तो ये जो 3 मेजर पोर्ट सिटीज़ थे वो कोरोमंडल कोस्ट पे ही बसे हुए थे। तो ये सारी नदियाँ जो हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, तो ये ईस्टर्न घाट को पास करते हुए बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं। यहाँ पे है तापी रिवर और यहाँ पे है भीमा रिवर। इन दोनों के बीच में महाराष्ट्र का रीजन पाया जाता है। तापी को, ये रहा तापी, इसको दमन गंगा भी कहते हैं, ये रहा भीमा। इन दोनों के बीच में महाराष्ट्र का रीजन पाया जाता है। ये रहा भीमा रिवर, ये रहा कृष्णा रिवर, ये रहा कृष्णा, ये रहा भीमा, और यहाँ पे है तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, यहाँ पे है तुंगभद्रा रिवर। तो तुंगभद्रा रिवर साउथ में पड़ता है कर्नाटक के, और नॉर्थ में कृष्णा रिवर, कृष्णा का अपर, कृष्णा चूँकि यहाँ गिर रहा है तो कृष्णा का अपर पार्ट, और भीमा रिवर। तो नॉर्थ में भीमा और कृष्णा रिवर, कृष्णा का अपर पार्ट, और साउथ में तुंगभद्रा रिवर। इन सब के बीच में है कर्नाटक, इस हमारा कर्नाटक का रीजन। ये जो तुंगभद्रा रिवर है, ये तुंगभद्रा रिवर के नॉर्थ में रहते थे चालुक्यास और राष्ट्रकूटास, और इसके साउथ में रहते थे पल्लवास और चोलास। तो इन, अब कभी भी पल्लवास, और चूँकि तुंगभद्रा रिवर बीच में है तो ये एक तरह से फ्रंटियर का काम करता था। पल्लवास और चोलास कभी ऊपर नहीं जा पाए, ना ही कभी राष्ट्रकूटास और चालुक्यास नीचे आ पाए, मतलब तुंगभद्रा को पार करके साउथ में अपना पावर इस्टेब्लिश कर पाए। तो ये दोनों
एक दूसरे पे पावर इस्टेब्लिश इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बीच में तुंगभद्रा रिवर फ्रंटियर का काम कर रही थी। अब यहाँ पे है वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट का जो कोस्टल रीजन है उसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। और इन सब रीजन में ठीक वैसे ही जैसे कि इस साइड कोरोमंडल कोस्ट था, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, पोर्ट सिटीज़ थे, ठीक वैसे ही यहाँ भी मालाबार कोस्ट में भी इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे, इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ थे जहाँ से ट्रेड्स हुआ करता था। इंडिया को बीचों बीच विंध्या रेंजेस जो है वो बांटता है, और इसके नॉर्थ में इंडस और गंगेटिक सिस्टम, मतलब इंडस गंगेटिक सिस्टम, जिनको फिर बीच से बांटता है अरावली रेंजेस। ये है अरावली रेंज और ये है विंध्या रेंज। अब अरावली रेंज जो है ये इस पार्ट को, जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो इंडस गंगेटिक सिस्टम है, इसको दो भाग में बांटता है, एक वेस्टर्न पार्ट में भागता है और एक ईस्टर्न पार्ट में भागता है। वेस्टर्न में क्या है, राजस्थान का पार्ट है, जो कि ज़्यादातर जो इस साइड थार है ना, यहाँ पे ये पूरा रीजन थार का है, डेजर्ट का है। और इसके नीचे जो है ये थोड़ा सा जो है जो साउथ वेस्टर्न पार्ट कह दें, तो ये सारा रीजन जो है ये एरिड है, सूखा है, यहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर उतना बढ़िया से नहीं हो सकता। लेकिन जो साउथ में जो ईस्टर्न पार्ट है या ये रीजन जो है ये थोड़ा उसका राजस्थान का फर्टाइल है। अब यही रीजन आगे चल के गुजरात से, ये जो रीजन है ये आगे चल के गुजरात से मिलता है। गुजरात जो है वो हमारे जो डेक्कन प्लेटो है, ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ये रहा अपर वेस्टर्न पार्ट में ये पूरा रीजन, तो ये जो डेक्कन प्लेटो का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये गुजरात पड़ता है। ठीक है, इसमें 4 फेमस मेजर रिवर्स हैं। एक है जो अहमदाबाद होते हुए पास करती है, जिसको कहते हैं साबरमती। एक है ये रही माही, और ये नर्मदा, और ये तापी। तो 4 रिवर्स हैं, नीचे तापी, फिर नर्मदा, फिर माही और फिर साबरमती। ये 4 मेजर रिवर्स हैं जो गुजरात से पास होती हैं या गुजरात में से गुजरती हैं। गुजरात हमेशा से अपने पोर्ट्स के लिए फेमस रहा है, ट्रेडिंग के लिए फेमस रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे एंटरप्राइजेज़ चलाते हैं एंशिएंट टाइम से, जैसे लोथल भी इधर ही बसा हुआ है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक सिटी था। तो हमेशा से, मतलब बहुत ही एंशिएंट टाइम से गुजरात के लोग बहुत अच्छे एंटरप्राइजिंग जो ट्रेड्स हैं उनको चलाते हैं। बहुत ही, मतलब एक हम लोग कहते हैं ना कि एक तरह से बिजनेसमैन वो लोग वहाँ के होते हैं। मध्य प्रदेश का जो रीजन है वो गंगा यमुना दोआब के नीचे, दैट मीन्स कि मध्य प्रदेश के रीजन के नॉर्थ में क्या है, गंगा यमुना दोआब है, और वेस्ट में चंबल रिवर है, ईस्ट में सोन रिवर है, ये है सोन रिवर है, ईस्ट में सोन रिवर, वेस्ट में चंबल रिवर, ये लिख देते हैं सोन, ये रहा चंबल। और जो नॉर्थ में है वो गंगा यमुना दोआब है, गंगा यमुना दोआब, और साउथ में जो है वो नर्मदा रिवर, और साथ में ये जो अरावली रेंजेस हैं, है ना, ये है। तो दैट मीन्स साउथ में नर्मदा रिवर और जो अरावली बोलता हूँ, विंध्यास जो रेंजेस हैं माउंटेन्स के, वो। तो ये है मध्य प्रदेश के रीजन। जो रिवर्स, 3 रिवर्स कहने का मतलब कि चंबल, नर्मदा, सोन और गंगा यमुना दोआब जो फर्टाइल प्लेन्स हैं, इन चारों, और विंध्यास के जो माउंटेन्स हैं, इन सभी के बीच में घिरा हुआ जो रीजन है वो मध्य प्रदेश का रीजन है। मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है वो हम लोग देख रहे हैं कि ये विंध्या रेंजेस के हिल से भरा पड़ा है, और ये तब फेमस हुआ जब गुप्ता पीरियड का इस साइड राज हुआ, और उस टाइम पे ये फेमस हुआ। लेकिन उससे पहले, बहुत पहले ही, जो वेस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे मालवा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है। अब ये देखिए आप लोग, ये रहा गुजरात का कोस्टल रीजन, यहाँ से, है ना, ये कोस्टल रीजन है, यहाँ से मालवा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, तो ये जो मालवा शहर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि एक तरह से ये जो मालवा है और ये जो गुजरात के पोर्ट्स हैं, इन सब के लिए हमेशा लड़ाई होती रही। जो नॉर्दर्न पावर्स हैं और जो डेक्कन पावर्स हैं, जो नीचे है ना साउदर्न रीजन में जो रूल कर रहे थे, इन दोनों के बीच हमेशा से लड़ाई होती रही। जैसे कि जो शाकाज हैं और जो सतवाहनाज हैं वो लड़ते रहे ये मालवा और गुजरात के पोजीशन के लिए।
इसके अलावा जो मराठास हैं, जो राजपूत हैं, ये दोनों भी आपस में लड़ते रहे। मराठास डेक्कन पावर हुआ, राजपूत हो गया नॉर्दर्न पावर, तो ये दोनों आपस में भी लड़ते रहे। तो ये मालवा और गुजरात बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है ट्रेडिंग और कॉमर्स को लेकर के। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट रीजन्स थे हमारे जो एंशिएंट इंडिया के जो रीजन्स, जो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे, जो पॉलिटिकल और कल्चरल रीजन्स थे, जिनके लिए लड़ाइयाँ होती थी। तो खैर हम लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल रीजन्स हैं वो नदियों से या पहाड़ों से, नेचुरल बैरियर से घिरे हुए हैं। अब चूँकि नेचुरल बैरियर से घिरे हुए हैं और टोपोग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हर रीजन जो है अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चरल है ना यूनिट की तरह से डेवलप हुआ, अपना उसका अपना स्टाइल हुआ, मतलब उसके ज़िंदगी जीने का, उसके लैंग्वेज बोलने का, जो भी भाषा वो बोलता था, जो भी लिपि वो लिखता था, उसका अपना एक अलग स्टाइल हुआ, दूसरे से अलग, एकदम अलग। जैसे पहले हम बता चुके कि विंध्यास जो रेंजेस है वो इंडिया को नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में बांटता है। तो जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं वो इसके इंडिया के विंध्यास के साउदर्न रीजन में बोला जाता है, और वो सारे लोग जो द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं वो उसके साउदर्न पार्ट में रहते हैं, और जो आर्यन लैंग्वेजेस बोलते थे वो उसके नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं। और इन दोनों के बीच में ट्राइबल पीपल रहते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, रहते हैं, लेकिन ये इन सभी में जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर कह लें कि एक तरह से ट्रैफिक है, वो हमेशा से कांस्टेंट रहा। इसी वजह से एक पूरे के पूरे कंपोजिट कल्चर, इंडिया के एक कंपोजिट कल्चर का डेवलपमेंट हो सका। हम मतलब हमारे पास इतने सारे लैंग्वेजेस होते हुए भी हम एक यूनिट, एक है ना, एक तरह से कह दें कि पूरे के पूरे ओवरऑल इंडिया का ग्रोथ हुआ, इंडिया के कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि जो एंशिएंट लोगों ने कहाँ से रिसोर्सेज देखे, मतलब ढूंढे और कैसे कैसे यूज़ किया। तो जब ब्रिक्स नहीं थे, जब मड को पका करके ब्रिक्स नहीं बनाया जा रहा था, उससे पहले जो घर थे वो टिम्बर के, लकड़ियों के बने होते थे। जैसे कि पाटलिपुत्र में बहुत सारा ऐसा रिमेन्स पाया गया। पाटलिपुत्र जो है वो राजधानी, जो कह दें कि इंडिया का एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैपिटल और बहुत बड़े लेवल का कैपिटल बन के है ना डेवलप हुआ था, जो कि अब पटना से थोड़ा सा दूर है, या कह दें पटना का ही रीजन है एक्चुअली में। अब क्योंकि शुरू में जो सेटलमेंट्स हुए वो हिली एरियाज़ में हुए, तो जितने भी टूल्स थे वो सारे स्टोन्स के ही बने। तो स्टोन्स के जो भी टेम्पल्स हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, ये ज़्यादातर जो साउदर्न पार्ट है इंडिया का, जो डेक्कन पार्ट है, इन दोनों में ज़्यादा पाया जाता है बजाते किसके कंपेयर टू नॉर्दर्न इंडिया में। तो नॉर्दर्न, इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्दर्न इंडिया जो था वो जनरली प्लेन्स का रीजन है, और जो डेक्कन इंडिया है और जो साउदर्न इंडिया है, ये दोनों पार्ट जो हिली रीजन से भरा पड़ा है। इसलिए उधर जो स्टोन्स के टूल्स हैं या टेम्पल्स हैं, जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ हैं, वो सारे के सारे स्टोन से मिलते हैं और ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, और नॉर्दर्न पार्ट में चूँकि प्लेन से इसलिए कम मिलते हैं। इंडिया में कॉपर जो है बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है, बहुत अच्छे मात्रा में उनके डिपॉजिट्स हैं, और जो सबसे बड़ा, जो सबसे रिचेस्ट डिपॉजिट है वो छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में है, स्पेशली जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पाया जाता है। तो कॉपर बेल्ट है इस रीजन में, 130 किलोमीटर के रेंज का इतना लंबा कॉपर बेल्ट है, जो बिहार को, झारखंड को और मध्य प्रदेश को कवर करता है। यहाँ पे बहुत सारे कॉपर इम्प्लीमेंट्स पाए गए हैं, टूल्स पाए गए हैं, जो कि कहाँ के हैं, सिंहभूम और हजारीबाग के कॉपर माइंस से निकाले गए कॉपर के बने हुए हैं। इसके अलावा जो खेतरी माइंस हैं राजस्थान में, वहाँ भी कॉपर के डिपॉजिट्स हैं, लेकिन वो सारे कॉपर डिपॉजिट्स को एक्सप्लॉइट जो प्री वैदिक और वैदिक पीपल है उन लोगों ने किया था। इसके अलावा बहुत सारे कॉपर बेल्ट्स उस रीजन में पाए जाते हैं, जो कि 1000 BC लगभग, सर का मतलब होता है अराउंड, लगभग 1000 BC के अंदर है ना डेट के बेल्ट्स हैं, और जो भी इम्प्लीमेंट्स पाए गए हैं इन सब बेल्ट्स में वो इसी पीरियड के टाइम के हैं। अब चूंकि कॉपर जो है सबसे पहला एलिमेंट है जिसको डिस्कवर किया गया और यूज़ किया गया, इसीलिए अब जो कॉपर का जो एज है जिसमें कॉपर बहुत अमाउंट में पाया गया,
और उसको यूज़ किया गया बहुत सारे टूल्स में, इम्प्लीमेंट्स में, बर्तनों में। तो ये जो एज है ये कहलाता है चाल्कोलिथिक एज, इसलिए सबसे पहले चाल्कोलिथिक एज आया स्टोन एज के बाद। मेटल के जो एजेस हैं उसमें सबसे पहले चाल्कोलिथिक एज है। कॉपर में ही टिन मिक्स करने से ब्रॉन्ज बनता है, जो कि कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उससे स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंट्स जैसे कि तलवार है ना, स्वॉर्ड्स, ये सब बनाए जा सकते हैं। तो अब चूंकि इंडिया में जो है टिन बहुत स्कार्स रहा, हमेशा से एंशिएंट टाइम से ही टिन बहुत कम रहा है, और ये ज़्यादातर राजस्थान के रीजन में, मध्य प्रदेश के साउदर्न रीजन में, झारखंड में और बिहार में है ना पाया जाता था, और ऑलमोस्ट सारा का सारा अब यूज़ हो चुका है। ऑलरेडी स्कार्स था, जितने भी थे वो सारे के सारे यूज़ हो चुके हैं। तो इसी वजह से इंडिया में एक प्रॉपर ब्रोंज एज जिसको कहेंगे वो नहीं आ पाया, क्योंकि टिन के जो डिपॉजिट्स हैं वो इंडिया में है ही नहीं बहुत अच्छे लेवल पे। हड़प्पन्स को ब्रॉन्ज बनाने के लिए टिन कहाँ से मिलता था? राजस्थान से थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर सप्लाई अफ़गानिस्तान के टिन के डिपॉजिट से वो लाते थे और ब्रॉन्ज बनाते थे। इसके अलावा जो साउथ इंडिया में जो टिन के स्टैचूज़ हैं पाए जाते हैं वो सब बर्मा और मलाई जो पेनिनसुला है, मलेशिया वाला रीजन जो है, इन सब रीजन्स में टिन के डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, रिच डिपॉजिट्स हैं टिन के इन सब रीजन। तो वहाँ से सप्लाई किया गया है, क्योंकि हम बता चुके हैं साउथ इंडिया जो है वो दोनों तरफ मतलब तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ वहाँ पे डेवलप हो चुके थे। तो वहाँ से ट्रेड हुआ। बर्मा जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, जिसमें बर्मा और जो बर्मा और जो मलई पेनिनसुला है, इन सब में से लाया गया और फिर यूज़ किया गया साउथ इंडिया में। अब जो पाला एम्पायर था उन सब के लिए जो टिन का जो सप्लाई हुआ वो गया और हज़ारीबाग और रांची, इन तीनों के टिन के माइन से निकाला गया। इंडिया में जो आयरन ओर्स हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं। ये स्पेशली ये जो झारखंड का रीजन है, ईस्टर्न मध्य प्रदेश का जो रीजन है, आंध्र प्रदेश का रीजन और कर्नाटक वाला रीजन है, इन सारे रीजन्स में आयरन के ओर्स बहुत अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं। अब चूँकि आयरन के इम्प्लीमेंट्स बहुत मजबूत होते हैं, अच्छे से मतलब घने से घने जंगल को साफ़ कर सकते हैं, उनके बने हुए जो हथियार होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, तो लड़ाइयों में यूज़ किए जाते हैं, वॉर्स बैटल्स का सीन ही बदल देते हैं। तो बहुत सारा जो एम्पायर है ना वो आयरन एज के ही मतलब आयरन के इम्प्लीमेंट्स की वजह से ज़्यादा डेवलप हो पाया ना। चूँकि इंडिया में आयरन का जो अवेबिलिटी है आयरन उसका बहुत ज़्यादा है, तो वो एम्पायर्स भी अच्छे से डेवलप हुए, जैसे कि जो मगध एम्पायर है, जो अवंती एम्पायर है, जो सतवाहनाज हैं, और ऐसे बहुत सारे जो एम्पायर्स डेवलप हुए आयरन एज में। तो वो सब इसलिए हुए क्योंकि आयरन इंडिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता था। लेड भी इंडिया में पाया जाता था। जनरली जो आंध्र प्रदेश का रीजन है और जो राजस्थान का रीजन है वहाँ पे लेड के डिपॉजिट्स पाए जाते थे। जो सतवाहनाज थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र पे रूल किया था, उन्होंने बहुत बड़े अमाउंट मतलब बहुत बड़े स्केल पे लीड के कॉइन्स को इशू किया था, जो इन्हीं डिपॉजिट से निकाले गए थे। इंडिया में जो 5 मार्क कॉइन्स थे सिल्वर के बने हुए, वो मोंगीर डिस्ट्रिक्ट जो है खड़गपुर जो रीजन है वहाँ का जो मोंगीर डिस्ट्रिक्ट है उसके सिल्वर माइन से निकाले हुए सिल्वर का कॉइन बनाया गया था। मोंगीर डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है। अकबर के टाइम्स में भी यहाँ से सिल्वर को मतलब निकाला गया था। जो हमारा बिहार झारखंड का रीजन है, यहाँ पे जितने भी 5 मार्क कॉइन्स मिले हैं वो सब इसी रीजन जो 5 मार्क सिल्वर कॉइन्स है वो सब इसी माइन से निकाला हुआ था, सिल्वर से बनाया हुआ है। अब बात करेंगे हम लोग गोल्ड की। इंडिया में जो गोल्ड पाया जाता है वो जनरली जो हिमालयन रीजन से जो झरना जो नदी के स्ट्रीम्स निकलते हैं, जो पानी के स्ट्रीम्स निकलते हैं, वो सब अपने साथ गोल्ड डस्ट लाते हैं, सोने के छोटे छोटे बहुत ही मतलब पिसे हुए पाउडर लाते हैं और प्लेन्स के एरिया में लाके उसको जमा करते हैं। इन डिपॉजिट्स को कहते हैं हम लोग प्लेसर्स। तो प्लेसर से भी क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट किया जाता है गोल्ड को इंडिया में। इसके अलावा कोलार गोल्ड फील्ड जो कि कर्नाटका में है, वहाँ से भी गोल्ड को माइन किया जाता था। साउथ कर्नाटका में एक एम्पायर था गंगाज का, उनका ये कैपिटल होता था। उनका वो सबसे पुराना कैपिटल कोलार का जो रीजन है, जो डिस्ट्रिक्ट है, वो हुआ करता था।
फिर भी ये प्लेसर्स और कोलार गोल्ड फील्ड से निकाले हुए सोना फिर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते थे। तो इंडिया का एक मेजर पोर्शन गोल्ड का जो है वो जो फॉरेन ट्रेड से आता था, जैसे रोमन कॉइन्स हो गए, रोमन के जो गोल्ड कॉइन्स थे उनसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम लोगों को गोल्ड कॉइन्स इंडिया में दिख रहा है, दैट मीन्स कि रोमन्स के साथ जो फॉरेन ट्रेड्स हैं वो हमारा चल रहा है। जैसे ही हम लोगों को गोल्ड कॉइन्स कम मिलने लग गया एक्सकवेशन पे, हम समझ जाएं कि इस रीजन में, इस पीरियड में जो फॉरेन ट्रेड्स था तो वो बहुत ही डिक्लाइन किया, इसीलिए वो धीरे धीरे, और फिर जब ख़त्म दिखेगा तो समझ जाएंगे कि उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड बंद ही था। इसके अलावा इंडिया में इन मेटल्स के अलावा बहुत सारे प्रीशियस जेमस्टोन्स भी है ना ऑब्टेन किए जाते थे, जो कि जनरली सेंट्रल इंडिया और उड़ीसा और साउथ इंडिया, इन तीनों, सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश का रीजन, फिर उड़ीसा का रीजन और साउथ इंडिया का रीजन, इन तीनों जगहों से जो जेम स्टोन्स थे वो सब निकाले जाते थे। और इन स्टोन्स का अच्छा खासा डिमांड था रोमन्स के बीच। रोमन्स इनका माला बना के पहनते थे, तो रोमन्स इनका डिमांड मतलब अच्छे लेवल पे करते थे। और इसी तरह से जो जेम स्टोन्स है वो ट्रेड में मतलब ट्रेड में एक्सचेंज किया जाता था। तो ये था हमारा जोग्राफिकल सेटिंग ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये सब जानने के बाद हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे और जब हम लोग रीजन वाइज पढ़ेंगे तो हम लोगों को फिर हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने बहुत सारे रिवर्स के बारे में बताया, बहुत सारे रीजन्स के बारे में बताया, जो अलग अलग प्लेन्स, पासेस और हिल्स। तो ये सारे के सारे टोपोग्राफी, क्लाइमेट जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम लोग हिस्ट्री को इसके साथ कनेक्ट करके अच्छा हम लोग अपने हिस्ट्री का अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। तो खैर आज के चैप्टर में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बाय। If you learned something, please do like and share this video and subscribe to my channel.